गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग। आई एम सचिन एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी। बच्चों, एक बार सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 9 है, बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कड़ियाँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कड़ियाँ। मैंने कल चैप्टर 8 में पढ़ाया था आपको। चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाया था विज्ञापन वाला। ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाया था हमारे आसपास के बाजार। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाया था, आप अध्याय 8 में पढ़ाया था हमारे आसपास के बाजार। ठीक है, और चैप्टर 9 में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाजार श्रृंखला। जो बाजार श्रृंखला है, श्रृंखला का मतलब क्या होता है? एक प्रकार चेन होता है। चेन, चेन का मतलब क्या? एक ये इसमें जैसे आपने वो देखा है सिक्कर। सिक्कर जानते हैं? सिक्कर, ये देखो सीकर, ये है, देखो ये क्या है? सीकर। एक किसमें फंसा है, फिर एक किसमें फंसा है, फिर एक किसमें फंसा है। ये क्या है? एक प्रकार का चैन है। कोई भी मोती की माला देखा होगा, वो आपस में ऐसे बना रहता है, लोहे वगैरह की या सोने वगैरह का चेन होता है ना, वो आपस में ऐसे फंसा रहता है और लंबी माला बनता है। तो आज हम लोग बात करने वाले बाजार श्रृंखला। ठीक है, जो बाजार का चेन होता है वो कैसे खरीदती है और कैसे बेचती है बच्चों, उसकी हम लोग कड़ी देखने वाले हैं। ठीक है, ये पहले जो अध्याय है चैप्टर नंबर 9, उसका जो शीर्षक है क्या है? बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कड़ियाँ। जैसे आपको पता है कि मैं जितना डिटेल से पढ़ाता हूँ, ठीक है, पहले उसकी भूमिका बता रहा हूँ। बाजार श्रृंखला क्या होती है? एक प्रकार की चेन है, और उस बाजार श्रृंखला में जो चेन है उसमें सामान को कैसे खरीदते हैं और बेचते हैं कैसे, उसकी हम लोग कड़ियाँ इस चैप्टर में हम लोग बच्चों देखने वाले हैं। ठीक है, और अध्याय है आपका नंबर 9 या चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, और बुक का नाम क्या है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विज्ञान, क्लास 7 की है। ठीक है, तो आप लोग बच्चों इसको देख सकते हैं, और इस बुक की पीडीएफ आपको मैंने टेलीग्राम में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ पे, या मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और खासकर अभिषेक, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना इसको कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, कल हम लोग को पढ़ा था बाजार, कि बाजार में कैसे छोटे दुकानदार होते हैं, कैसे शहर के दुकानदार होते हैं, कैसे मॉल होता है। ठीक है, कैसे बड़ा विक्रेता होता है, कैसे थोक विक्रेता होता है, कैसे फुटकर विक्रेता होता है। उसी बाजार के क्रम में हम लोग आज पढ़ने वाले उस, देखो ये चैप्टर जो है वो इंटरलिंक है। जो जितना सारा चैप्टर मैंने पढ़ाया है प्रीवियस ईयर, वो आपको सारा माइंड में याद रहना चाहिए, और जब याद रहेगा तो आप इसको अच्छा से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की जो कड़ियाँ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने आसपास के विभिन्न प्रकार के बाजारों के बारे में जाना। हम लोगों ने, जैसे आपको पता है कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने जाना था कि कैसे बाजार होता है, कैसे थोक विक्रेता होता है, कैसे छोटा दुकानदार, कैसे बड़ा दुकानदार, वही कहना चाहता है। तो पिछला जो चैप्टर है, जिसने अभी तक नहीं देखा है चैप्टर नंबर 8, वो जाके पहले देखे। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 जाके देखे, तभी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, और उससे मैं इंटरलिंक करूंगा, मतलब उससे जोड़ूंगा उस पिछले प्रीवियस चैप्टर से। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने, पिछले अध्याय में जैसा देखा कि हमारे आसपास के विभिन्न प्रकार के बाजारों में जाना होता है। इसमें हमने देखा कि बड़े दुकानदार ज़्यादा पूंजी लगाकर छोटे दुकानदारों की अपेक्षा अधिक लाभ कमाते हैं। जितने भी जो बड़े दुकानदार होते हैं बच्चों, वो क्या कहते हैं? ज़्यादा सामान खरीदते हैं, ज़्यादा पैसा लगाते हैं, और छोटे दुकानों की अपेक्षा क्या होते हैं? ज़्यादा पूंजी कमाते हैं। ज़्यादा पूंजी का मतलब क्या है यहाँ पे? पैसा। ठीक है, कि आपने सुना होगा अपने पापा वगैरह से कि पूंजी किसी भी चीज़ को लगाने के लिए पूंजी रहना चाहिए। तो पूंजी लगाकर छोटे दुकानदारों की अपेक्षा अधिक लाभ कमाते हैं, आपको पता है। आइए हम इस अध्याय में बाजारों की श्रृंखला के बारे में समझेंगे कि कैसे जो बाजार होता है कैसे काम करता है बच्चों। ठीक है, किस तरह किसान के उत्पादक स्थानीय थोक विक्रेता से होकर बड़े शहरों में खुदरा विक्रेता तक पहुंचता है। उत्पादन करने वालों से होते हुए सामान खरीदने वाले ग्राहक तक आपस में किस तरह से जुड़ी है बच्चों। मतलब बेसिकली क्या कहना चाहता है ये चैप्टर, कि जितने बाजार श्रृंखला होती है, बाजार का मतलब जितने भी बाजारें होती हैं, बाजार कैसे बनती हैं? छोटे छोटे दुकान को मिलाकर, आपको अगर पिछला याद होगा पिछला चैप्टर, तो छोटे छोटे दुकानों को मिलाकर किसी छोटे छोटे जब दुकानदार आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? बड़े बाजार का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उस बाजार में सामान कैसे आता है, उस बाजार में कैसे वस्तु को खरीदते हैं, कैसे वस्तु को बेचते हैं, उसी के विषय में ये चैप्टर कहना चाहता है। ठीक है, कैसे जो बाजार होती है वो काम करती है, वहाँ से उस बाजार में कैसे सामान आता है, कैसे खरीदते हैं, कैसे विक्रेता करते हैं, और उसके बीच में व्यापारी जो होते हैं वो कैसे लाभ कमाते हैं, और व्यापारी जो होते हैं अधिक लाभ कमाते कैसे हैं छोटे व्यापारियों की तुलना में या छोटे दुकानदार की तुलना में। तो ये चैप्टर एकदम डिटेल से वही है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने पिछला अध्याय नहीं देखा है चैप्टर नंबर 8, तो आप जाके पहले, आई रिक्वेस्ट यू, आप उसको देखिए जाके। ठीक है,
तो इस चैप्टर की जो शीर्षक है मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपने तो ये कभी देखा होगा, ये आप किसे कहते हैं, मखाना इसको कहते हैं बच्चों, ठीक है। दाल वगैरह में डलता है, या किसी पार्टी वगैरह में, किसी भोज वगैरह में आपने देखा होगा दाल वगैरह में ये सब डलता है। तो चिंता मत करिए, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आज। आज चैप्टर को कंप्लीट करूंगा मैं, ठीक है। आज हम देखेंगे कि सभी उत्पाद में किसी न किसी प्रकार की बाजार श्रृंखला बनती है। इस श्रृंखला में खरीदने और बेचने की कई कड़ियाँ होती हैं बच्चों। ये कड़ियाँ कैसे बनती है, क्या इन देखो, अगर जिस बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप बस वीडियो को देखिए, ठीक है, समझने की कोशिश करिए, और अंत तक चैप्टर के खत्म होते होते आपको लगेगा कि मैंने सारा चैप्टर का सारा ज्ञान हो गया, ठीक है। मैं ऐसा पढ़ाता हूँ बच्चों, ये तो खुद बताएंगे, ठीक है। तो भले ही आपको चैप्टर शुरू में समझ में ना आए, लेकिन अंत तक मेरा विश्वास रखिए कि आपको चैप्टर अंत तक समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, ठीक है। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि सभी उत्पाद मतलब क्या होते हैं, जो बच्चों मैंने कल पढ़ाया था, कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल जाके देखिए। उत्पाद किसे कहते हैं और उत्पादक किसे कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं बच्चों, और उत्पाद कैसे कहते हैं, जो कच्चा सामान होता है उसे कहते हैं उत्पाद, ठीक है, जैसे खेती। और उत्पादक कौन होता है, जो उत्पादक करता है, जो जो उसको लगाता है, जो उसको निर्माण करता है, जो उसको उत्पाद करता है। उत्पाद का मतलब क्या, कोई प्रकार का वस्तु हो गया, ठीक है। और उत्पादकता कौन हो गया, उत्पादक कौन हो गया, जो उसको निर्माण करता है, ठीक। और उपभोक्ता कौन होता है, मैंने कल 3 वर्ड बताया था, एक उत्पाद बताया था, उपभोक्ता बताया था, और उत्पादक बताया था, ठीक है। उत्पाद का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु, और इसका निर्माण कौन करता है, उत्पादकता। और इसका जो खाता कौन है, वो उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है, जो खाता है, ठीक है। जिसको देखो, कोई वस्तु का जो निर्माण करता है वो कहता है उत्पादकता कहलाता है, ठीक है, उत्पादकता, ठीक है। और जिस वस्तु को, जो उत्पादकता जिस वस्तु को बनाता है और वो जिस वस्तु को कोई व्यक्ति खाता है तो कहते हैं उस उपभोक्ता, ठीक है। मैंने मान लो कि ये मान लो कि मैंने ये क्या है, ए है, कोई कंपनी है, ये मैंने बिस्किट बना दिया, ठीक है, बी, मैंने कंपनी है, तो मैं क्या कहूँगा, कोई कंपनी है तो क्या कहलाएगा, उत्पादकता। किस चीज़ का, बिस्कुट का, ये बी बिस्कुट का उत्पादन कर रहा है। और भाई कंपनी बिस्कुट बना रही है, खाएगी थोड़ा ना, लेकिन जिस बिस्कुट को कोई दूसरा व्यक्ति खाएगा उसे क्या कहेंगे, उपभोक्ता। तो याद रखना, तीनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं, जो निर्माण करता है उसे कहते हैं उत्पादकता, और जिसका निर्माण किया वो कहते हैं उसको उत्पादक। और जिस उत्पादक को कोई छोटा व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति खाता है उसको या अपने उपयोग में लेता है, उसे कहते हैं उपभोक्ता। तो तीनों वर्ड इसको लिख लीजिएगा, मैंने डेफिनेशन बता दी, आपको माइंड में रहना चाहिए कि उत्पादक किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं, ठीक है। इन श्रृंखला में खरीदने और बेचने की कई कड़ियाँ होती हैं। ये कड़ियाँ कैसे बनती है, क्या इन कड़ियों को से जुड़े लोगों को एक समान लाभ होता है। मैंने कल क्या बताया था, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, क्या इन कड़ियों से जुड़े रहने को लोग को एक समान लाभ होता है। मैंने कल क्या बताया था कि जितने बड़े दुकानदार होते हैं बच्चों, उनको अधिक लाभ होता है। जो छोटे दुकानदार होते हैं क्यों, जो छोटे दुकानदार होता है, आपको चैप्टर 8 का याद होगा, छोटे दुकानदार में जो होता है उनके पास लोग कम जाते हैं, लेकिन बड़े दुकान में लोग के पास भीड़ अधिक रहती है, तो लाभ किसको होगा, जो जिस पर ज़्यादा ग्राहक है। तो वही कह रहा है, क्या इन कड़ियों में जुड़े रहने को लोग को एक समान लाभ होता है। तो नहीं भैया, समान लाभ नहीं होता है, कल मैंने बताया था। या कुछ को दूसरे की अपेक्षा अधिक लाभ होता है ना, तो जो बड़े व्यापारी होते हैं उसको अधिक लाभ होता है। इन बातों को मखाना उपजाने वाले किसानों तथा इसके बाजार के श्रृंखला के उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। तो क्या ये मखाना मैंने बताया था शुरू में ही, तो इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग कि कैसे किसान को लाभ होता है, वो कैसे किसी बड़े व्यापारी से कमाते हैं। किसका एग्जाम्पल लेने वाले हैं, मखाना का उत्पादन। मखाना क्या है यहाँ पे बताओ, ये मखाना है उत्पाद, मखाना क्या है, उत्पाद। और जो इसका मखाना का निर्माण कर रहा है वो कौन है, उत्पादकता। और उत्पादकता कौन है, किसान है यहाँ पे। और मखाना को जो खाएगा, अब जो लेके जाएगा बाजार से खरीद के, उसको कहते हैं उपभोक्ता। मैंने कल अभी बताया था। ठीक है, तो चलिए समझते हैं मखाना। देखो ये मखाना है, मखाना क्या होता है, कोई डाउट नहीं है, समझने की कोशिश करिए। मखाना क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके कहीं भोज वगैरह कहीं खाते होंगे तो चावल लास्ट में वगैरह में चावल चलता है, या पुलाव कहते हैं उसको, अगर दाल देते हैं उसमें दिखता है मखाना तैरता रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं मखाना। चलो देखो, यह तालाब में उपजने वाला एक जलीय उत्पाद है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ये क्या है, तालाब में उपजने वाला एक जलीय उत्पाद है बच्चों। क्या आपने सोचा था कि मखाना जो होता है तालाब में उगता है,
या उसका जो निर्माण होता है तालाब में होता है। 2 मिनट बच्चों। अब ठीक है ना, अब फोटो ठीक से दिख रहा होगा। चलो ठीक है, जो मखाना होता है वो कहाँ पे निर्माण होता है, पूछ देगा आपसे एग्जाम में, क्वेश्चन बना देगा। जो मखाना का निर्माण होता है वो फैक्ट्रियों में होता है। मखाना का जो उत्पादन होता है ज़मीन के नीचे होता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो मखाना का उत्पाद होता है या उपजता है वो कहाँ पे होता है, तालाबों में होता है। पर क्या लिखा है, यह उत्पाद तालाब में उपजने वाला है, एक जलीय उत्पाद है बच्चों, ठीक है। देश में मखाना के कुल उत्पादन का 75% हिस्सा बिहार में होता है। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा मखाना जो होता है वो बिहार उत्तर प्रदेश में होता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ भी स्टेट का नाम देगा तो याद रखना कि देश का मखाना के में कुल उत्पादन का 85% हिस्सा किसका है, बिहार का है। और हम लोग बिहार के हैं। आई प्राउड ऑफ यू माई बिहार। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज आदि जिलों में मखाना का उत्पादन होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है, कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। आप याद रखना, लेकिन ये इतना मत याद रखना, ये याद रखना कि जो मखाना का उत्पादन होता है 85% कहाँ पे होता है, बिहार में होता है, ठीक है। और जो मखाना है वो कौन सा एक जलीय उत्पाद है, मतलब ये जल में होता है बच्चों। देखो जैसे यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे जल जल है इसके, और यहाँ पे फूल है और उस फूल के अंदर मखाना का निर्माण होता है। मखाना का प्रयोग व्रत, त्यौहार, पूजा पाठ, हवन सामग्री, खाने और नाश्ते में किया जाता है। मखाना में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं, यह पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। अब आपके एग्जाम में क्या पूछेगा कि मखाना जो होता है वो पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मखाना जो होता है वो पोषक तत्वों से भरपूर हो जाता है, ठीक है बच्चों। और इसका उपयोग जो होता है, मैंने बताया था कि मखाना का उपयोग जो होता है व्रत, त्यौहार, पूजा पाठ, पवन सामग्री, हवन सामग्री, नाश्ते में भी किया जाता है। और मखाना का औषधीय गुण भी है बच्चों, ठीक है। लिख देगा एग्जाम में कि इनमें से किस उत्पाद में औषधीय गुण होता है, लिख देगा सेब, संतरा, काजू और मखाना, तो क्या हो जाएगा, मखाना। ऐसा ऑप्शन दे देगा। लेकिन आपको बस याद रखना है कि हाँ मखाना में ये होता है, कहाँ पे होता है, मखाना जल में होता है, याद रखना है, ठीक है। लिखना नहीं है इसको, बस 2-4 वर्ड लिख लेना है कि मखाना कहाँ पे होता है। तो मखाना जलीय उत्पाद है, ये जल में होता है, तालाब में होता है। मखाना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, बिहार में होता है। बस ये लिख लेना है अपने फैक्ट कॉपी में। और मखाना में औषधीय गुण पाया जाता है बच्चों, ठीक है। और ये पोषक तत्वों से भरपूर रहता है। हाबी भंवर गांव दरभंगा जिला में स्थित है। हाबी भंवर जो है, मान लो कि कोई एक गांव है, कहाँ का, दरभंगा जिला का। इस गांव के आसपास कई छोटे बड़े तालाब हैं जिसमें मखाना की खेती की जाती है बच्चों, ठीक है। कहाँ पे है, हाबी भंवर, कोई गांव का नाम होगा, कहाँ पे, दरभंगा जिले में। इस गांव के आसपास कई छोटे बड़े तालाब है जिसमें मखाना की खेती की जाती है। इसकी खेती प्रायः मछुआरों द्वारा की जाती है। अब देखो एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे, स्टार लगा लेना, पूछ सकता है, ठीक है। मैं बना रहा हूँ, देखो माइंड में क्वेश्चन बनाते चलना है कि देखो माइंड में क्वेश्चन बनाते चलोगे ना तो आपके एग्जाम में फ़ायदा करेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, जो मखाना का निर्माण होता है देश के अधिकतर किसान उत्पादे हैं। मखाना का निर्माण, जो मखाना का फसल, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि मखाना का जो उत्पादक होता है या मखाना का जो निर्माण करता है या खेती करता है वो अधिकतर देश के किसान करते हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। क्या लिखा है, इसकी प्रायः खेती मछुआरे द्वारा की जाती है, किसान द्वारा नहीं, ठीक है। तो किसान याद रखना, किसान नहीं होते, मछुआरे। क्यों, क्योंकि तालाब में होता है ना भाई, और तालाब में मछली भी होती है, मखाना भी होता है, तो उसको ज़्यादा किसको फ़ायदा होगा, मछुआरों को। तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये माइंड में बनाते चलना है। भले आज मैं नहीं बना रहा हूँ लेकिन आपको बनाते चलना है अपने माइंड में। क्यों, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ा के चले जाऊँ, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको पढ़ने का तरीका सिखा दूँ बच्चों, ठीक है। मैं अगर वीडियो नहीं भी बना पाऊँ तो आपको पता चल जाए कि सर भैया कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, किस चीज़ पे ध्यान देना है, कैसे कैसे पढ़ना है। अब से एक ज़्यादा तुमको कह रहा हूँ मैं कि कैसे पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किताब पढ़ लेना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसकी खेती जो होती है प्रायः मछुआरों द्वारा की जाती है बच्चों। यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन बन जाएगा आपके, लिख देगा कि मखाना का उपयोग, मखाना का जो निर्माण होता है या मखाना की खेती प्रायः किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन में दे देगा मछुआरों द्वारा, ऑप्शन में दे देगा किसान के द्वारा, ऑप्शन में दे देगा कि किसान और मछुआरों के द्वारा, और ऑप्शन में दे देगा इनमें कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मछुआरा, प्रायः, ठीक है। हमेशा नहीं, प्रायः किसान और मछुआरे दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन प्रायः अधिकतर। अधिकांश तालाब लगभग 60% सरकारी होते हैं, और जो मछुआरों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को 3 से 7 साल के लिए एक निश्चित लगान पर लगभग 30,000 रुपये, लगभग 3,000 रुपये प्रति एकड़ वर्ष प्राप्त होते हैं बच्चों।
जो मखाना का बच्चों जो उपयोग होता है, जहाँ मखाना की खेती होती है, वो जो तालाब होता है वो कैसा होता है? सरकारी होता है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो। अरे यार बहुत परेशान कर रहा है ये हेडफोन, सॉरी। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे? इसकी खेती प्राय मछुआरे की जाती है और अधिकांश जो तालाब होते हैं 60% सरकारी होते हैं, पूरा नहीं। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो मखाना की जो खेती होती है वो तालाब पूरा सरकारी होता है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या 60%? कुछ प्राइवेट भी होते हैं, कुछ सरकारी भी होती है, ठीक है। तब पूरा सरकारी नहीं होता है, लेकिन अधिकांश 100 में से 60% का होता है सरकारी होता है, याद रखना, ठीक है। ये जो तालाब होता है, मछुआरे के पास तालाब कहाँ से आएगा इतना बड़ा बड़ा खेती के लिए? तो सरकारी तालाब होता है बच्चों, ठीक है, जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है। तो अधिकांश तालाब सरकारी होते हैं और जो मछुआरे द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को 3 साल से 7 साल के एक निश्चित लगान पर लगभग 3,000 रुपये प्रति एकड़ वर्ष प्राप्त होते हैं, ठीक है। शेष लगभग 40% तालाब निजी व्यक्तियों के होते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया कि 60% जो तालाब होता है वो बच्चों किसका होता है? सरकार का। और बच्चा 40% किसका होता है? प्राइवेट, ठीक है। क्या क्या लिखा है? प्राइवेट नहीं लिखा है, निजी। निजी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट। निजी मतलब मेरा, किसी व्यक्ति का, सरकार का नहीं। तो जो शेष 40% जो तालाब बचते हैं बच्चों, वो किसका होता है? प्राइवेट लोगों का होता है, निजी व्यक्तियों का होता है, याद रखना। और जिन लोगों के पास अपना तालाब होता है वे भी मखाना की खेती प्राय खुद नहीं करते हैं, क्योंकि मखाना उत्पादन, उसका लावा बनाने में जिस दक्षता और कुशलता की आवश्यकता होती है वो एक खास समुदाय मछुआरों में ही पाई जाती है बच्चों। देखो, जिनके पास, क्या लिखा है यहाँ पे, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्या बताया था कि प्रायः जो होता है मखाना की खेती कौन करता है बच्चों? मछुआरे करते हैं। प्रायः किसान भी करते हैं, लेकिन जिनके पास वैसे नॉलेज है, लेकिन जो प्रायः होते हैं मछुआरे करते हैं। क्यों? और देखो यहाँ पे क्या लिखा कि जिनके पास जो अपना खुद का तालाब होता है वे भी मखाना की खेती प्रायः खुद नहीं करते हैं। मान लो कि मेरा खुद का है, सरकार का नहीं है, मेरा खुद का तालाब है, तो मैं भी खेती नहीं करता हूँ। अधिकतर लोग करते हैं कि खेती नहीं करेंगे, वो मछुआरों से करवाते हैं बच्चों, ठीक है। उनको पैसे देकर कहते हैं कि मेरी बटैये जिसको कहते हैं गाँव में, तो एक प्रकार का क्या कहते हैं, वो अपना जो वो होता है तालाब, उसमें अब खुद नहीं करते हैं, दूसरों से करवा लेते हैं मखाना। क्यों करवाते हैं बच्चों? क्योंकि क्या चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि उसका उत्पादन के लिए लावा बनाने में जिस दक्षता और कुशलता की आवश्यकता होती है वो किसके पास होती है? मछुआरों के पास होती है, ठीक है। क्योंकि उसमें नॉलेज चाहिए, उसमें दक्षता चाहिए, कुशलता चाहिए काम करने का। अतः मखाना की खेती इसी समुदाय के लोगों द्वारा की जाती है बच्चों, ठीक है। याद रखना, जो मखाना की जो खेती होती है किसके द्वारा की जाती है? मछुआरों के द्वारा। और जिसके पास खुद की ज़मीन होती है वो भी क्या करता है? मछुआरों से ही करवाता है, खुद नहीं करता। क्यों? क्योंकि पास उसकी कुशलता नहीं होती, करने का तरीका नहीं पता होता है। और 40% किसका रहता है? 40% जो ज़मीन रहता है वो प्राइवेट लोगों का रहता है, और 60% जो जिसका ज़मीन रहता है वो सरकारी रहता है। याद रखना, इतना पॉइंट मैंने आपको इसमें बताया, ठीक है, इस PDF में बताया। नेक्स्ट, तो मखाना देख लिया हमने। मखाना जो निर्माण होता है सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, 85% होता है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे क्या लिखा है? जीवछ सहनी, बुझन माझी, ठीक है, बुधन माझी, सुलेमान और झलमा जैसे कई गांव में कई ऐसे किसान हैं जो अपने परंपरागत और अन्य कार्यों के साथ साथ मखाना की खेती भी करते हैं। किसान भी खेती करते हैं, ऐसा बात नहीं है। आपसे एग्जाम में दे देगा कि मखाना की खेती सिर्फ मछुआरे करते हैं, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसान भी करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मखाना की जो खेती है किसान भी करते हैं, ठीक है, सिर्फ मछुआरे नहीं करते, किसान भी करते हैं। कौन किसान करते हैं? जिनके पास कुशलता होती है, दक्षता होती है कार्य करने की। अभी ऊपर बताया था मैंने यहाँ पे कि जिनके पास काम करने की दक्षता नहीं होती, जिनका आइडिया नहीं होता है, वो सिर्फ वही करवाते हैं मछुआरे से। और सरकारी जो होता है, जितने भी सरकारी होते हैं वो उसमें कौन करता है? मछुआरे ही करते हैं, याद रखना। जिनके पास पर्सनल होता है ना, जिनके पास पर्सनल अपना तालाब होता है, वो कुछ किसान क्या करते हैं? अपना खुद मखाना बोते हैं, ठीक है। अधिकांश नहीं बोते हैं, कुछ किसान, और नहीं तो अधिकतर क्या करते हैं? मछुआरे ही खेती करते हैं। ऐसे कई किसान हैं जो अपना परंपरागत और अन्य कार्यों में साथ साथ मखाना की खेती भी करते हैं बच्चों, ठीक है। याद रखना कि सभी जो किसान हैं वो, कुछ किसान हैं जो खुद खेती करते हैं, लेकिन अधिकांश जो है मछुआरे खेती करते हैं मखाना की खेती काफ़ी कठिन और तथा मेहनत की होती है, इसीलिए बच्चों मछुआरे करते हैं, किसान नहीं कर पाते हैं। जिनके पास अपनी ज़मीन भी होती है ना, जिनके पास अपना तालाब भी होता है, वो भी अब खुद नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, कठिन काम है, ये मेहनत की काम है, ठीक है। इसलिए कहते हैं मछुआरा को दे देते हैं काम करने के लिए। जिनके पास अपना ज़मीन भी होता है वो खुद नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कठिन काम है, मेहनत की काम है। लेकिन इसी खेती में पूरे साल नहीं लगना पड़ता। साल के लगभग 4 महीने में साल में लगभग 4 महीने इसमें मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए शेष समय में मखाना की खेती के साथ साथ किसान अन्य कार्य भी कर सकते हैं।
जो मखाना की खेती होती है वो साल भर नहीं होती, 4 से 5 महीने में क्या होती है, मखाना की खेती हो जाती है बच्चों। ठीक है। देखो जब आप वीडियो वगैरह देखे होंगे ना तो अपने पास पानी वगैरह लेके बैठिए करिए, ठीक है, कि प्यास वगैरह लगती है तो पानी पी लीजिए करिए, ठीक है। मैं भी पी लूँगा थोड़ी देर में। सलमा एक छोटी किसान है बच्चों, ठीक है। अब एक किसी किसान का एग्जाम्पल लेके आपको बताना चाहते हैं इस चैप्टर में। सलमा एक छोटी किसान है, इसके पास अपना तालाब नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि अधिकांश लोगों के पास तालाब नहीं होता है, 40% ही लोग के पास है, और 60% जो तालाब होता है किसका होता है, सरकारी होता है बच्चों, ठीक है। तो जो सलमा है एक छोटी किसान है जिसके पास अपना खुद का तालाब नहीं है, इसलिए सलमा ने पिछले साल की तरह इस साल भी मखाना की खेती के लिए गांव के राजकिशोर से 15 कट्ठे में एक तालाब को 4,000 रुपये सालाना की दर से किराए पर लिया है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, मलगुजारी भी कहते हैं इसको भोजपुरी भाषा में। बिहार का भाई चैप्टर तो मलगुजारी तो कहना ही पड़ेगा, या बटैया। ठीक है बच्चों। तो 4,000 में इसने सालाना दर पर किराया लिया है, मतलब उधार लिया है कि हमको बोने दीजिए, मेरा खेत नहीं है, ठीक है। तो सहकारी समिति छोटे मछुआरों को छोटे तालाब नहीं दे सहकारी समितियां छोटे मछुआरों को छोटे तालाब नहीं देती, इन्हें बड़े तालाबों का हिस्सा ही लेना होता है, जिसके लिए अधिक पूंजी चाहिए। सलमा इतनी सक्षम नहीं है कि वह सहकारी समितियों से बड़े तालाब लेकर मखाना की खेती कर सके, ठीक है। क्या देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। 15 इकट्ठे के तालाब को 4,000 रुपये सालाना की दर से किराए पर लिया था। सहकारी समितियां छोटे मछुआरों को छोटे तालाब नहीं देती हैं। क्या लिखा है, सहकारी समितियां छोटे मछुआरे को छोटे तालाब नहीं देती, इन्हें बड़े तालाबों का हिस्सा ही लेना होता है, जिसके लिए अधिक पूंजी चाहिए। सलमा इतनी सक्षम नहीं होती है कि वो सहकारी समिति से बड़े बड़े तालाब लेकर मखाने की खेती कर सके। इसका मतलब क्या होगा, जो छोटे किसान हैं उनको, जो छोटे किसान हैं बच्चों, उनको छोटा तालाब ही लेना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े जो तालाब है उनके लिए पैसा अधिक लगेगा, लेकिन छोटे तालाब के लिए क्या लगेगा, पैसा कम लगेगा। तो बड़े बड़े जो तालाब होते हैं भाई, इसका मान लो कि छोटा तालाब लेने में 4,000 रुपये लग रहा है, तो इसको 20,000 लगेगा, तो 20,000 कहाँ से लाएगी वो, इसलिए छोटा तालाब ही लिया है उसने, ठीक है। और जो बड़ा तालाब होता है वो बड़े बड़े किसान को देते हैं, याद रखना, बड़े बड़े मछुआरों को जिनके पास पैसा होता है। सहकारी समितियों के बारे में अपनी अगली कक्षा में आपकी अगली कक्षा में विस्तृत रूप से जानेंगे, ठीक है। तो कक्षा 8 में हम लोग फिर से एक बार, जब हम लोग कक्षा 8 की बुक पढ़ेंगे तो उसमें सहकारी समिति के बारे में एक बार फिर से हम लोग डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। 15 कट्ठे में तालाब में मखाना की खेती के लिए आवश्यक रुपए से इंतजाम के लिए भी उसके अपने रिश्तेदार से कर्ज लेना पड़ता था, ठीक है बच्चों। उसने खेती तो ले लिया था, लेकिन खेती करने के उपरांत उसके पास किस चीज़ की कमी थी, पैसे की कमी थी। खेती ले लिया उसने बटैया पे या मलगुजारी पे, और इसके पास पैसा नहीं थे खेती करने के लिए, ठीक है। यदि अपना तालाब होता तो बैंक से कर्ज लेने की कोशिश भी करती, ठीक है बच्चों। सहकारी समिति, एक बार छोटा सा हिंट्स दे दे रहा हूँ कि क्या होती है बच्चों। देखो सहकारी बच्चों समिति होती है ना, वो छोटे छोटे किसान को मदद करती है बच्चों। सहकारी समिति मान लो किसी के पास लोन लेना है तो लोन दे देगा, किसी के पास बीज नहीं है तो बीज दिलवा देगा, बैंक से लोन भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे जो किसानों की मदद करते हैं, उसे कहते हैं सहकारी समितियाँ, ठीक है। बैंक हो गया, और कोई समुदाय हो गया, कोई पंचायत हो गया, उसे सहकारी समिति कह सकते हैं, जो किसानों की मदद करती है। एक ग्रुप होता है बच्चों, ठीक है, जो मतलब आपदा के समय में भी काम करता है। मान लो कि बाढ़ आ गया, ठीक है, तो सहकारी समितियां होती हैं, उसको मतलब खाना वगैरह के लिए दे देती है, उसको मदद करते हैं। सहकारी समिति किस लिए होती है बच्चों, वो मतलब विपरीत समय में मदद करने के लिए, ठीक है। किसी के पास पैसा नहीं है तो लोन भी दे देती है वो। तो क्या लिखा है, यदि अपना तालाब होता, सलमा के पास अगर अपना तालाब होता तो बच्चों क्या होते, बैंक से वो क्या कागज़ दिखा के लोन भी ले सकती थी। पिछले साल भीषण बाढ़ आने के कारण तालाब में से मखाना के बीज बह गए थे। एक मखाना की खेती के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, को अगर वर्षा हो गई या भीषण बाढ़ आ गया तो क्या मखाना के जो बीज होते हैं वो डूब जाते हैं। वही लिखा है, पिछले साल भीषण बाढ़ आने के कारण तालाब में से मखाना के बीज बह गए थे। तालाब में आवश्यक मात्रा में बीज नहीं होने के कारण मखाना का उत्पादन काफ़ी कम हुआ था। इस बार बाढ़ नहीं आने के कारण मखाना के अच्छे उत्पादन की संभावना थी। सलमा ने मखाना उपजाने में काफ़ी मेहनत की, उसने समय पर खाद, कीटनाशक और उचित पानी का उचित इंतजाम किया था, ठीक है। तो पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार जो आवश्यक दशाएं हैं, मखाना का उपयोग नहीं कि हमेशा बो दोगे ऐसे हो जाएगा। अगर बाढ़ वगैरह आता है तालाब में तो क्या हो जाएगा, जो सारा मखाना के बीज डूब जाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपको बनाना है, सलमा को सहकारी समितियों से तालाब क्यों नहीं मिला। सलमा को सहकारी समितियों से तालाब क्यों नहीं मिला बच्चों, बताओ। क्योंकि वो छोटी किसान थी और छोटे किसान को बड़ा तालाब नहीं दिया जाता था, क्योंकि भाई पैसा देना होता था।
छोटे किसान को छोटा तालाब दिया जाता था बच्चों, ठीक है। इसलिए उसको कहा कि भाई ये छोटे किसान है, इसके पास तो खेत बोने के लिए पैसे नहीं, तो इसको वो कर्जा कहाँ से चुकाएगी, इसलिए उसको नहीं दिया गया। सलमा सहकारी समिति से तालाब लेती लेती तो क्या फ़र्क पड़ता। सलमा जो सहकारी समिति से तालाब लेती बच्चों, तो उसको मतलब फ़ायदा मिलता, उसको लोन भी मिल जाता, उसको बीज भी मिल जाते हैं, और उसको कर्ज कर्ज के रूप में, सारे कर्ज के रूप में, ठीक है, उसको बाद में चुकाना पड़ता, यही लाभ मिलता है। सलमा को इस बार अच्छे फसल की उम्मीद क्यों थी, बताओ। सलमा को इस बार जो अच्छे फसल की उम्मीद क्यों थी, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार खेत में बाढ़ भी आ गई थी, जिसके बाद फसल डूब गए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, बारिश भी नहीं आई है और खेत में तालाब में बाढ़ भी नहीं आया, इसलिए इसलिए मतलब खेती जो है अच्छे, उम्मीद है इसको अच्छे हो जाए। नेक्स्ट है, सलमा ने मखाने की खेती के लिए क्या क्या तैयारी की थी, तो आपको ये खुद बताना है कि मखाने की खेती के लिए क्या क्या तैयारी की थी, आपको खुद बताना है, ठीक है, मैंने बता दिया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गुड़ी से मखाना बनाने तक, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, गुड़ी से मखाना बनाने तक। 2 मिनट रोक देता हूँ, पानी थोड़ा पी लेता हूँ। आप लोग भी पानी वगैरह लेके बैठे करिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, गुड़ी से मखाना बनाने तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। गुड़ी, गुड़ी क्या होता है पहले देखते हैं। यहाँ पे मखाना के कच्चे फल को गुड़ी कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो यहाँ से, मखाना के पक्के फल को गुड़ी कहते हैं, पलट दिया कि नहीं क्वेश्चन, बताओ। ऐसे ही बोलता है बच्चों, ठीक है। मखाना जो होता है उसमें फल निकलता है, उसे क्या कहते हैं, गुड़ी कहते हैं, और वो कच्चा होता है बच्चों, ठीक है। एग्जाम में देखो छोटा छोटा पॉइंट पूछता है, पूछ देगा मखाना के पक्के फल को गुड़ी कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, मखाना के कच्चे फल को क्या कहते हैं, गुड़ी कहते हैं, ठीक है। इन गुड़ियों में विशेष प्रक्रिया द्वारा मखाना का लावा प्राप्त होता है, ठीक है, और इस बीज को निकाल कर ही हम लोग मखाना का निर्माण करते हैं। चलो समझ गए कि मखाना की गुड़ी क्या होती है। मखाना की जो गुड़ी होती है, कच्चे बीज होते हैं, और कच्चे बीज को मतलब कच्चे बीज के माध्यम से हम लोग मखाना निकालते हैं। मखाना की फसल तैयार होने के बाद उसकी गुड़िया तालाब के नीचे बैठा दी जाती है, नीचे बैठ जाती है। मखाना की फसल तैयार होने के बाद उसकी गुड़ियाँ तालाब के नीचे बैठ जाती हैं, और तालाब में इन गुड़ियों को निकालने के लिए एक साथ कई लोगों की आवश्यकता होती है। ये लोग तालाब से गुड़िया को निकालने में कुशल होते हैं, और ये तालाब के पानी के अंदर जाकर ज़मीन से गुड़िया को इकट्ठा कर बाहर निकालते हैं, और ये काफ़ी कठिन काम होता है। तो जो बच्चों जो क्या होता है कि जो मखाना की खेती होती है, मान लो ये चारों तरफ तालाब है, अब मखाना का मान लो खेती है, तो ये जब बीज इसमें आते हैं तो क्या होता है, भारी होता है, और ये भारी होता है तो तालाब के नीचे बैठ जाता है, ठीक है, तालाब के नीचे डूब जाता है। और जिसके बाद ये पक जाता है तो क्या होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, यहाँ पे देखो मछुआरे जो हैं क्या करते हैं, इस गुड़ी को बाहर निकालते हैं, ठीक है। और जिस काम में वो कुशल होते हैं, ठीक है, जिस काम में वो कुशल होते हैं, इसलिए तो जो किसान होते हैं वो अधिकतर क्या करते हैं, काम जो है मछुआरे से करवाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें काम जो है बहुत ही मेहनत है और कुशल का काम है, जिसको नहीं आएगा वो खोजते रह जाएगा कि कहाँ पे चला गया, डूब जाएगा उसी में। इसलिए जो किसान हैं, और सरकार भी इसलिए जो मखाने की खेती करवाती है वो किसान से ही करवाती, वो मछुआरे से करवाती है, किसान से नहीं। क्यों, क्योंकि जो किसान होते हैं उतने दक्ष नहीं होते, उतने कुशल नहीं होते, उनको मतलब इतना तरीका नहीं पता है। इसलिए जो किसान जिनके पास खुद की ज़मीन है ना, वो भी क्या करते हैं, मछुआरे से ही अपना खेती करवाते हैं, ठीक है, ये मखाना की, याद रखना, ठीक है। तो ये काफ़ी कठिन काम है। तालाब से नीचे गुड़िया को 3 बार में निकाला जाता है बच्चों, ठीक है, क्या लिखा है, तालाब से गुड़िया को 3 बार में निकाला जाता है। प्रथम बार में मजदूर अधिक गुड़िया को इकट्ठा कर लेते हैं। जो मछुआरे होते हैं प्रथम बार जब डुबकी लगाते हैं तो प्रथम बार में पहले अधिक गुड़िया को इकट्ठा कर लेते हैं। गुड़ी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि जो मखाना का कच्चे फल होते हैं उसको कहते हैं गुड़ी, ठीक है। दूसरी और तीसरी बार में तालाब की गुड़िया की संख्या कम होने जाने के कारण मजदूरों को गुड़िया को निकालने अपेक्षाकृत अधिक श्रम करना पड़ता है। सलमा को प्रथम बार में कुल 300 किलो गुड़ी प्राप्त हुई, और दूसरी बार 200 किलो, और तीसरी बार 100 किलो। तो गुड़ी किसे कहते हैं, जो गुड़ी होती है बच्चों, मखाना के कच्चे फल को गुड़ी कहते हैं, ठीक है। एक प्रकार का मतलब फल होता है ऐसे छोटा छोटा, उसमें जड़ें होती हैं, ऐसे अंगूर की तरह मान लीजिए ना, अंगूर की तरह गुड़ी, उसको अंगूर की तरह होता है। और क्या कहते हैं, वो पानी में डूब जाता है भारी होने के कारण, और जिसके बाद क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, ठीक है। तो पहली बार में ज़्यादा निकालेंगे, फिर दूसरी बार में जितना जैसे जैसे निकालते जाएंगे भाई उसकी संख्या कमी तो होती जाएगी ना, बड़ी थोड़ी ना। तो पहले बार में क्या हुआ, पहली बार में 300 किलो क्योंकि ज़्यादा था, फिर दूसरी बार निकाला 300 घट गया तो 200 किलो हुआ, फिर दूसरी बार निकाला 200 और घट गया तो 100 किलो बच गया, ऐसे।
और अंत समय में ख़त्म हो जाता है। जब ख़त्म हो जाए तो कुछ नहीं निकलेगा। इस प्रकार सलमा को तालाब से कुल 600 किलो गुड़िया प्राप्त हुई और इसे निकालने के बाद बदले में उनको 6,800 रुपये मजदूरी देनी पड़ी। गुड़ी निकालने का पारंगत मजदूर दिन भर में 200 से 300 रुपये कमा लेते हैं, लेकिन यह काम साल में कुछ दिनों तक के लिए मिलता है। याद रखना, देखो जो किसान जो होते हैं बच्चों को अगर खेती करवाते हैं तो गुड़ी निकालने किससे काम करवाते हैं? मछुआरे से। गुड़ी क्यों कौन निकालता है? मछुआरे करवाते हैं। और इस काम के लिए उसको दिन भर में 200 से 300 रुपये उसको कमा लेते हैं मछुआरे, ठीक है। और ये काम पूरे साल भर नहीं मिलता, याद रखना, ठीक है। मखाने की जो खेती होती है साल भर नहीं होती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो मखाने की खेती होती है वो साल भर होती है, क्या हो जाएगा? नहीं, क्योंकि साल भर काम नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ कि मखाने की जो खेती होती है वो साल भर नहीं होती है, ठीक है। तो देखो चैन क्या है? वो चैन है एक प्रकार का। हमने पहले क्या किया? मखाने की खेती किया, उसके बाद मखाना जब पक गया तो जब मखाना की गुड़ी निकल गई तो उसे कहते हैं गुड़िया निकाल, हम लोगों ने निकाल लिया। और गुड़िया का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो मखाना कच्चा फल होता है उसे कहते हैं गुड़िया। तो हम लोगों ने अभी दो काम किया है, मखाना की खेती पहले की, ठीक है, और उसके बाद गुड़िया निकाल लिया। गुड़िया का मतलब क्या? कच्चा फल। अब चलो, सलमा तालाब से प्राप्त 600 किलो गुड़िया को लेकर पास के आशापुर कस्बे में गई। यहाँ कई लोग गुड़िया से लावा बनाने का काम करते हैं। इस काम के लिए विशिष्ट कुशलता और मेहनत की आवश्यकता होती है। गुड़िया को कढ़ाई के बालू डालकर भुना जाता है। काफ़ी गर्म होने के कढ़ाई से निकलकर पीढ़े पर रखकर लकड़ी के हथौड़े से जोर से पीटा जाता है। उनसे उन गुड़िया को लावा निकल जाता है और जिसे हम मखाना के नाम से जानते हैं, ठीक। तो क्या होता है, जैसे जैसे चना जो होता है बच्चों, चना जो छोटा छोटा होता है, आपने देखा हो चना जो होता है, चना को जैसे भूजते हैं ना, जिसके पास घुनसारी वगैरह होता है अपने गांव में, उसको क्या करते हैं? गरम बालू में भूजते हैं, उसमें लावा निकल जाता है। उसी प्रकार ये भी होता है। इस बीज को क्या करते हैं? इस बीज को हम लोग गर्म करते हैं, भुजवाते हैं, और भुजवाने के समय जैसे लावा निकलता है उसी को इकट्ठा करके कह देते हैं कि ये मखाना का लावा है, ठीक है। सलमा तालाब से 600 किलो गुड़िया लेकर आती है और जिसके पास के आशापुर कस्बे में गई, गांव में गई, और कई लोग गुड़िया से लावा बनाने का काम करते भी हैं। इस काम के लिए विशिष्ट कुशलता और मेहनत की आवश्यकता होती है। गुड़िया को कढ़ाई के बालू डालकर भुना जाता है। काफ़ी गर्म होने पर कढ़ाई से निकालकर पीढ़े पर रखकर उसको लकड़ी के हथौड़े से जोर से पीटा जाता है और इससे उन गुड़ियों से लावा निकल जाता है, जिसे हम मखाना के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसा ही होता है, किसी ने अगर गांव में वगैरह भूजा वगैरह खाया होगा मक्के वगैरह का, तो उसमें लावा निकाला जाता है घुनसारी से, वैसा ही निकाला जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने तीन चीज़ कर लिया। पहले हमने मखाने की खेती की थी, उसके बाद गुड़िया निकाला था, उसके बाद क्या किया? गुड़ी से हम लोगों ने लावा भी निकाल लिया, ठीक है। तो तीन चीज़ हम लोगों ने काम कर लिया। तो 2.5 किलो गुड़ी से 1 किलो मखाना का लावा प्राप्त होता है, ठीक है। 2.5 किलो गुड़ी से 1 किलो लावा मखाना प्राप्त होता है। लेकिन लावा बनाने वाले लोग 3 किलो गुड़ी के बदले 1 किलो लावा लेते हैं। क्या कह रहा है बच्चों? लेकिन लावा बनाने वाले लोग 3 किलो गुड़ी के बदले 1 किलो लावा देते हैं, ठीक है। अर्थात 2.5 किलो गुड़ी का लावा बनाने की मजदूरी आधा किलो गुड़ी होता है। जैसे क्या करता है, आपने देखा होगा कि जैसे सरसों वगैरह गेहूँ वगैरह आपने जो गांव वगैरह में दमाते हैं कि थ्रेसर के द्वारा, तो उसमें क्या होता है? पैसा नहीं लेते हैं, वो लोग गेहूँ लेते हैं। 9 गेहूँ तुमको देंगे तो 1 बाल्टी वो ले लेंगे, फिर 9 गेहूँ तुमको देंगे तो 1 बाल्टी वो ले लेंगे। तो वैसा ही ये भी होता है कि अगर 2.5 किलो गुड़िया है तो 3 किलो गुड़ी पर 1 किलो वो खुद ले लेते हैं, ठीक है। 3 किलो गुड़ी पर वो 1 किलो खुद ले लेते हैं, ठीक है। वैसा ही होता है, गाँव में आपने देखा होगा, जिसको पता होगा गाँव में जो रहते होंगे, वो गेहूँ वगैरह कटवाता है तो थ्रेसर के बदले उनको 9 गेहूँ तुमको दे देगा और 1 किलो क्या रख लेगा? 1 किलो खुद रख लेगा। उसी प्रकार ऐसे भी होता है, पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है। और फिर बहुत सारा करके ये लोग बेच देते हैं। 4-5 लोग मिलकर एक दिन में 150 से 2 किलो गुड़ी का लावा बना लेते हैं और इससे प्रत्येक गुड़ी के रूप में लगभग 200 रुपये का आमदनी हो जाता है, ठीक है। चलो, हम लोगों ने इतना पढ़ लिया और अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तालाब से गुड़ी निकालने का काम कौन करता है? मैंने आपको बताया था तालाब से गुड़ी निकालने का काम कौन करता है? मछुआरा नहीं करता है भैया। गुड़ी से मखाना कैसे बनता है अपने शब्दों में समझाएं, तो ये आपको खुद समझाना है। आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले खेती होती है, फिर गुड़ी निकालते हैं, फिर गुड़ी को क्या करते हैं? तावा पे भूजते हैं गर्म बालू के साथ, तो उससे फिर क्या होता है? उसे लावा बनता है। मखाना बनाने तक सलमा ने किन किन चीज़ों पर खर्च किया बच्चों? सूची बनाओ। ये तो खुद बना लोगे ना। पहले उसने बीज खरीदा होगा, फिर उसने तालाब के लिए पैसे दिए होंगे, फिर उसने क्या किया होगा? फिर उसने मछुआरों को पैसा दिया होगा निकालने के लिए, फिर उसने क्या किया होगा? फिर उसने शहर गई तो मखाना के जो बीज थे उसको भुजवाया, तो वहाँ भी उसने वो मतलब मखाना दे दिया। फिर शहर में उसको बेचना होगा, तब पैसा मिलेगा उसको। तो ऐसा ये बहुत सारे काम हैं, उस पर खर्च हुए होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया
अब स्थानीय आड़तिया को मखाना बेचा, स्थानीय आड़तिया को मखाना बेचा। देखो क्या लिखा है, जो उस महिला ने मखाना जब निकलवा लिया तो उसने स्थानीय लोगों को वो मखाना बेच दिया बच्चों, ठीक है। अब उसके पास पैसे आएंगे, ठीक है, पहले तो उसने पैसा लगाया था, अब फिर उसके बाद पैसे आएंगे। सलमा ने अपने गुड़ियों को 200 किलोग्राम मखाना प्राप्त हुआ, ठीक है। सलमा को अपने कुल गुड़ियों से 600 किलो, उसको शायद 600 किलो गुड़ी प्राप्त हुई थी, और 600 गुड़ी से कुल 200 किलोग्राम उसको मखाना प्राप्त हुआ है, ठीक है। 200 किलो मतलब 2 कुंटल। मखाना काफ़ी हल्का होता है, एक बड़े बोरे में लगभग 8 से 10 किलो ही आता है। सलमा का 200 किलो मखाना लगभग 20 बोरे में आया। अब वह उन 20 बोरे मकानों को मूल्य बढ़ाने पर बेचने के लिए घर लाकर नहीं रख सकती, क्योंकि एक तो उसके पास जगह ही कम थी और दूसरे रिश्तेदार का कर्ज भी लौटाना था। राजू किशोर को तालाब का किराया भी देना था, इसलिए उसने मकानों को वहीं स्थानीय आड़तिया शंभू को बेच दिया, ठीक है। शंभू को बेच दिया। शंभू आशापुर का बड़ा आड़तिया है। आड़तिया का मतलब क्या होता है बच्चों, वो खरीदार या बड़ा दुकानदार, ठीक है। आड़तिया का मतलब क्या होता है, होलसेल में थोक विक्रेता। मैंने बताया था ना, थोक विक्रेता, उसे भोजपुर में कहते हैं आड़तिया, ठीक है। उसने सलमा को 200 किलो मखाना के लिए 100 रुपये प्रति किलो की दर से 2000 रुपये दिए, ठीक है। उसने बताया कि इस बार मखाना का उत्पादन अधिक होने के कारण मखाना का मूल्य नहीं बढ़ा है, परंतु इतने कम रुपए पाकर सलमा उदास हो गई। उसने मखाना खेती में खाद, बीज, कीटनाशक, गुड़ी में निकलाई और तालाब का किराया मिलाकर कुल 15,000 रुपये लागत आया। उसके पास तो सिर्फ 5,000 रुपये ही बच रहे थे। यह तो उसका वह उसके पति से मेहनत की मजदूरी भी नहीं थी। इस बार उसे अच्छे लाभ की उम्मीद थी, लेकिन उसने सुना कि मखाना का बाजार निरंतर बढ़ रहा है। मखाना आधारित उद्योग में मखाना के विभिन्न प्रकार के कीमती उत्पाद तैयार हो रहे हैं, इसका लाभ उसे भी अवश्य प्राप्त होगा। इससे वह अपने टूटे घर की मरम्मत भी करा लेगी और वह अगले साल बिना कर्ज लिए मखाना की खेती शुरू कर देगी। ये क्या है क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, ये देखो ये क्वेश्चन क्या, इसका आंसर देखो कहाँ पे है। मखाना बनाने के लिए सलमा ने किन किन चीज़ों पर खर्च किया, सूची बनाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इसका आंसर है, यहाँ पे क्वेश्चन, मखाना खेती में खाद, बीज, खड़ी, तालाब किराया और कुल 15,000 रुपये उसको लगा। उसके पास फिर 5,000 रुपये बच रहे थे। इसका आंसर है यहाँ पे, ठीक है। खोज लेना, और आपको तो पता ही होगा, मैंने बताया था आपको, इतना डिटेल से पढ़ाना था, फिर आपको तो पता, आपको मुझे लगता है कि आपको पता रहना चाहिए, आंसर खोजने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और उसको लाभ नहीं हुआ, क्यों लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जो खेती है, मखाना की खेती में कंपटीशन बहुत है बच्चों, ठीक है। जो मखाना की खेती सिर्फ वही नहीं कर रही है, बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मतलब क्या हुआ, मखाना की जो कीमत है वो घट गई, क्योंकि देखो जब उत्पादन अधिक होता है ना बच्चों, जब उत्पादन अधिक होता है तो क्या होता है कि जो मांग होता है, जो कीमत होती है वो घट जाती है। याद रखना, कैसे प्रूव कर रहा हूँ, देखो तुम्हारे गांव में मान लो कि बहुत सारा टमाटर हो रहा है, ठीक है, बहुत सारा टमाटर, तो उसकी कीमत है वो 2-2 रुपये किलो, 10-10 रुपये किलो बिकने लगेगा, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, ठीक है, 10-10 रुपये किलो बिकने लगेगा। या जैसे भिंडी है, मान लो कि भिंडी अगर हो रही है तुम्हारे यहाँ पे, बहुत भिंडी हो रही है, तो जब तुम्हारे यहाँ पे पता है वो 2-2 रुपये 3-3 किलो में भिंडी मिलेगी, ठीक है। तो क्यों यहाँ पे क्यों भिंडी कम मिल रही है, क्योंकि पता है कि उत्पादन बहुत हो रहा है। तो उत्पादन का मतलब क्या, उत्पादन बहुत होगा, उत्पादन जब बहुत हो जाएगा तो उसकी जो कीमत है क्या हो जाएगी, बाजार में घट जाएगी। और जहाँ पे जिस समय अगर भिंडी नहीं हुई, मतलब किसी एक दो के पास हुई, किसी एक दो किसान के पास ही अच्छी भिंडी हुई, तो देखना उसका उसका जो है मूल्य बहुत बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें उत्पादन कम हुआ। जब उत्पादन कम होता है तो बच्चों उसकी कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। तो याद रखना कि देखो बाजार में अगर मान लो कि टमाटर है, या शॉर्ट कर जाता है, कहते हैं कि शॉर्ट हो गया, बाजार में टमाटर खत्म हो गया, तो जब जहाँ पे टमाटर का खत्म होने वाला रहेगा, जिसके पास भी अगर और टमाटर होगा ना, बचा रहेगा, वो बहुत ही कह देगा 300 रुपये किलो तो लेना होगा। और अगर बहुत सारा टमाटर रहेगा तो क्या हो जाएगा, 30 रुपये किलो मिलेगा। तो याद रखना कि जब उत्पादन अधिक होगा किसी भी चीज़ में, जब उत्पादन अधिक होता है किसी भी चीज़ में, ठीक है, मखाना में, किसी भी खाने वाले पदार्थ में, जब उत्पादन अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी जो कीमत होगी वो कम हो जाएगी बच्चों, ठीक है। वो बहुत ही सस्ता हो जाता है, क्योंकि क्यों, पता है कि भाई बाजार में बहुत सारा पड़ रहा है, नहीं बेचेंगे तो खराब हो जाएगा, इसलिए 10 रुपये 5 रुपये बेच के हटाओ इसको। तो जब उत्पादन अधिक होगा तो कि उसकी कीमत घट जाएगी। लेकिन जब उस समय उत्पादन कम होगा, ठीक, उसी चीज़ का दूसरे समय में अगर उत्पादन कम होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी बच्चों। क्योंकि पता है कि भाई किसी के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास ही उत्पादन हुआ है, इसलिए मैं बढ़ा के बेचूंगा, ठीक है। तो याद रखना कि जब उत्पादन अधिक होता है तो क्या होता है कि कीमत घट जाती है, और जब उत्पादन कम होता है तो क्या होता है, कीमत बढ़ जाती है। याद रखना।
इसका अर्थ ऐसे समझो, उत्पादन। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है, मान लो कि बहुत सारा पैसा है, इसका मतलब कि उत्पादन बढ़ गया, तो उत्पादन बढ़ गया तो क्या है, कीमत घट जाएगी। आप बहुत सारा सामान खरीद लेंगे, ये भी खरीद लेंगे, वो भी खरीद लेंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास उत्पादन बढ़ गया। जब उत्पादन बढ़ा तो कीमत घट गई। अरे फ़ोन किन लेंगे, गाड़ी भी खरीद लेंगे। और जब आपके पास उत्पादन बहुत ही कम होगा, 10 ही रुपये रहेंगे, तो क्या महंगा, आप सोचेंगे नहीं, किसी भी चीज़ को खरीदने के पहले सोचेंगे, क्योंकि क्या उत्पादन ज़्यादा नहीं हुआ है, उत्पादन कम हुआ है। तो जब उत्पादन कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, आप कुछ नहीं खरीदेंगे। ठीक है कि यार पैसा बहुत कम है। और जब पैसा उत्पादन बहुत अधिक रहेगा तो क्या हो, यार ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ऐसा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया। ठीक है, तो कीमत क्यों घटी बच्चों, कीमत क्यों घटी? अब समझ गए कि उसकी जो मखाना की जो लेडीज़ है उसकी कीमत क्यों घटी, क्योंकि उत्पादन क्या था उस समय बढ़ गया था, बहुत उत्पादन हो गया। तो उत्पादन जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, कीमत घट जाएगी। और वही किसी के पास जब बाढ़ वगैरह आएगी, किसी के पास नहीं होगा, या किसी एक किसान के पास अगर होगा तो कीमत जो है बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी पास एक ही के पास है। याद रखना। ठीक है, ठीक है। देखो, अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, मखाना की पहले खेती पढ़ा हमने, फिर गुड़ी निकालना पड़ा, फिर गुड़ी से लावा प्राप्त किया, फिर हमने स्थानीय आतड़ियों से उसको बेच दिया, मतलब स्थानीय लोगों से या स्थानीय जमींदारों से बेच दिया। आशापुर के आतड़िए ज़्यादातर किसानों का मखाना कमीशन पर बेचते हैं। इनके पास पटना तो दरभंगा के थोक मंडी से मखाना बेचने वाले व्यापारी आकर मखाना खरीदते हैं। इनसे प्राप्त रुपए में 6 से 8 रुपये प्रतिशत कमीशन काटकर पैसा किसानों को देते हैं। कई बार कुछ किसानों के पास मखाना खरीद भी लेते हैं तथा अच्छे लाभ पर आगे बेचते हैं। दिन भर में 15 से 20 बोरा मखाना बेचने वाले आतड़ियों को औसत मासिक आमदनी 20,000 से 25,000 रुपये होती है, जबकि इसमें इनकी अधिक पूंजी नहीं लगी होती है बच्चों। ठीक है, देखो कितना इंपॉर्टेंट काम है, कितना इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है। देखो, जो फसल उत्पादन बच्चों करता है उसको अधिक लाभ नहीं होता है, लेकिन देखो ये क्या करता है, बीच में ये व्यापारी है, तो बच्चों व्यापारी को हमेशा लाभ होता है, याद रखना। व्यापारी जो होता है वो क्या करेगा, खरीद लेगा, सस्ते दाम पे खरीद लेगा, और जब महंगाई बढ़ेगा ना उस समय बेचेगा। देखो कितने बड़े बड़े व्यापारी होते हैं बच्चों, जब प्याज वगैरह का दाम घटेगा तो 50 बोरा खरीद कर रख लेगा, और जब टमाटर के जब दाम बढ़ेगा, जब टमाटर का दाम बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो उस बोरा को निकलवा के बेचेगा महंगे दाम पे, जिससे उनको लाभ हो जाएगा। याद रखना। तो वैसा ही होता है, जो व्यापारी करते हैं क्या करते हैं, गरीब किसान से क्या करते हैं, मखाना जो होता है वो सस्ते दाम पे खरीद लेते हैं, 15-20 बोरा, और जैसे ही मखाना का दाम बढ़ता है, मखाना का दाम कब बढ़ता है, जब उत्पादन कम होता है, जैसे ही मखाना का दाम बढ़ता है तो क्या होता है कि ये बेचने शुरू कर देते हैं, जिससे इनको बहुत ही लाभ होता है बच्चों। ठीक है, सलमा को मखाना बेचने की जल्दी क्यों थी बच्चों, बताओ? क्योंकि उसको कर्ज भी देना था, उसके पास घर घर में मरम्मत भी करवानी थी। ठीक है, तालाब का भी कर्ज देना था, बहुत सारा। सलमा ने सोचा, जो सोचा था क्या वह उसे पूरा कर सकती थी? चर्चा करें, क्या सोचा था उसने कि इस बार जो होता है, पिछली बार तो खराब हुई थी लेकिन इस बार भी फसल जो होती है इस बार अच्छी होगी, तो अपना घर का काम मरम्मत करवा लेगी, किसानों को कर्ज दे देगी, जहाँ से कर्ज ली थी उसने बीज वगैरह से, या खेती वगैरह के लिए जो बटैया लिया था उसने पैसा उसको दे देगी। वो पूरा नहीं हो सका, क्यों? क्योंकि महंगाई जो है, वो जो उत्पादन था उस समय बढ़ गया था, और फायदा किसको हो गया, व्यापारी को, क्योंकि उसने सस्ते दाम पर खरीद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आसपास के अनुभवों द्वारा प्राप्त करें कि छोटे किसान अपना उत्पादक किन्हें बेचते हैं, उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है बच्चों। तो अपने आसपास के जितने भी छोटे किसान होते हैं बच्चों, वो सोचते हैं कि बेच के इसको हटाओ, ठीक है, और वो थोड़ा कम ही कीमत पे, मच्छर परेशान, ठीक है। तो जो छोटे किसान होते हैं वो बच्चों बेच देते हैं आसपास के व्यापारी को, और व्यापारी क्या करते हैं, बड़े किसानों को बेच देते हैं। नेक्स्ट है, मखाना की खेती करने वाले किसान अपनी फसल को खुद मंडी में ले जाकर क्यों नहीं बेचते हैं बच्चों। तो इसके आगे हम लोग ये पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, ठीक है, यहाँ पे नीचे वाले टॉपिक में। ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ पे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मखाने की खेती पढ़ा था, फिर गुड़ी निकालना पड़ा था, फिर गुड़ी से लावा निकालना पड़ा था हमने, फिर स्थानीय आड़तिया पढ़ा था, फिर अब हम पढ़ने वाले हैं पटना के थोक विक्रेता। ठीक, मखाना के थोक विक्रेता में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अब पढ़ते हैं पटना के बाजार। कुछ व्यापारी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पटना के बाजार। अब जितने भी मखाना जो बचे हुए हैं ना, जितने भी जो मखाना जो हैं, जिसने
व्यापारी व्यापारी खरीदा और व्यापारी क्या करेगा, पटना के बाजार में उसको बेचेगा बड़े दाम पे, ठीक है। कुछ व्यापारी आशापुर के आड़तियों से मखाना खरीद कर पटना, दरभंगा या अन्य शहरों में थोक मंडी बाजार में बेचते हैं। क्या लिखा है, आशापुर के जो आड़तिया है, आड़तिया का मतलब क्या, जो आड़तिया का मतलब क्या होता है, वहाँ पे क्या बताया था, जिस गांव में मखाना की जो खेती होती है वहाँ पे बड़े बड़े आड़तिया जाते हैं, मतलब क्या, थोक विक्रेता। वो थोक विक्रेता सामान खरीदते पटना के बाजार में बेचते हैं बच्चों, ठीक है, उससे अधिक दाम बढ़ा के, याद रखना, थोक मंडी में बेचते हैं। मनोज ऐसे ही एक व्यवसायी है जो दरभंगा से मखाना खरीदकर पटना की थोक मंडी में बेचता है। दरभंगा में इन्हें 110 रुपये प्रति किलो की दर में से मखाना प्राप्त हो जाता है और पटना लाने पर वो क्रम में परिवहन एवं पैकिंग में 8 से 10 गुना प्रति किलो खर्च होता है और पटना की थोक मंडी में वो 10 रुपये किलो प्रति किलो से लाभ पर मखाना बेच देता है बच्चों, ठीक है। तो याद रखना, वो 10 रुपये जो ये मनोज है, तो क्या करता है, जो गांव में दरभंगा, जो गांव में हमको बताया था शुरू कहानी में, जो दरभंगा में क्या होता है, जो मखाना होता है वहाँ से 110 रुपये लेता है, फिर इनको पैक करवाता है, और पैक करवाने में 10 से 15 रुपये लगता है, और फिर पैक करवाने के बाद वो 10 रुपये बढ़ा के इस मखाना को गाँव में बेच देता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मखाना बेच रहा है, यहाँ पे फोटो साइड में देख सकते हो कि मखाना पैक में बेच रहा है बच्चों, ठीक है, पैक में। पटना के थोक विक्रेता में प्राय 10 रुपये किलो का लाभ लेकर खुदरा दुकानदार को बेच देता है। थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में खरीद बिक्री करता है, इस कारण वह अधिक कमा लेता है बच्चों, ठीक है। जो थोक विक्रेता होता है ये कम से कम 50-60 बोरा खरीदते हैं एक दिन में, इसलिए उनको लाभ होता है बच्चों, ठीक है। हर पैकेट पे अगर 10 रुपये प्राप्त हो रहा है तो बच्चों, तो 10 पैकेट में इनको 100 रुपये सीधा लाभ हुआ बच्चों, ठीक है, याद रखना। ऐसे हर पैकेट पे 10 रुपये, हर पैकेट पे ये 10 रुपये बढ़ा के बेच रहा है, क्यों, क्योंकि थोक बेच रहा है ये, ठीक है, और इसने पैक भी करवाया है। खुदरा दुकानदार को यह लगभग 140 रुपये प्रति किलो की दर में उपलब्ध होता है। उसे दुकानदार तक मखाना लाने में लगभग 4 रुपये प्रति किलो का खर्च आता है। खुदरा व्यवसायी ग्राहकों को 30 से 40 रुपये प्रति किलो से लाभ पर बेचता है और इस प्रकार शहरी उपभोक्ता को 170 से 80 रुपये प्रति किलो मखाना प्राप्त होता है बच्चों। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, जो थोक वगैरह है, जो थोक मार्केट में है, जो थोक मखाना बेच रहा है, वो कितना लाभ रुपये से बेच रहा है, 10 रुपये लाभ से बेच रहा है। और फिर जो थोक से जो खुदरा, जो फुटकर होते हैं दुकानदार, फुटकर दुकानदार किसको बताया था मैंने, जो गांव के छोटे छोटे दुकानदार होते हैं बच्चों, वो मखाना जब लाते हैं तो क्या करते हैं, वो किराया वगैरह को जोड़ लेते हैं, मतलब जो जहाँ भाई मखाना खरीदने जाएंगे तो गाड़ी का खर्चा आएगा कि नहीं, मखाना को जब लाएंगे तो पेट्रोल वगैरह खर्चा आएगा कि नहीं, तो क्या करता है कि हर मखाने में वो भी 4 रुपये प्रति किलो का खर्च आता है, ठीक है। और खुदरा जो व्यापारी होता है ग्राहकों को 30 से 40 रुपये प्रति किलो लाभ पर बेचता है बच्चों, ठीक है। मान लो कि मैं 10 रुपये का किना हूँ ना, जो मैं अगर मान लो कि मैं व्यापारी हूँ, मैं फुटकर व्यापारी हूँ, ठीक है, फुटकर दुकानदार, तो 10 रुपये मैंने मान लो कि मखाना खरीदा है, तो 30 रुपये इसमें एक्स्ट्रा कर लो, 30 रुपये एक्स्ट्रा मतलब 40 रुपये का इसको बेचूंगा, ठीक है, 40 रुपये का एक्स्ट्रा, सीधा मुझे 30 रुपये लाभ हुआ। जो फुटकर विक्रेता होते हैं वो बड़े बड़े मंडी से ले आते हैं और 30 से 40 रुपये लाभ के ऊपर एक पैकेट बेचते हैं बच्चों। जो याद रखना, जो मनोज था वो 10 रुपये में बेच रहा था, ठीक है, क्योंकि क्या थोक विक्रेता था। ये सब क्या है, फुटकर दुकानदार हैं, पहले तो दूर जाएंगे 15-20 किलोमीटर, फिर वहाँ से सामान भी लाएंगे ढोढा के, फिर 30 रुपये में इसको बेचेंगे, 30 रुपये लाभ से बेच देंगे, ठीक है, इनको ज़्यादा लाभ फायदा होगा। इस प्रकार शहरी उपभोक्ता को, जो गांव में, जो शहर में लोग रहते हैं, उनको मखाना जो है 170 रुपये किलो 80 मिलता है। उक्त कड़ियों को हम लोग देखते हैं कि हमने सबसे अधिक मेहनत के बावजूद किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है बच्चों। तो हम लोगों ने देखा है बच्चों, हम लोगों ने जो देखा है, हम लोगों ने क्या देखा कि जो उत्पादन कर रहा है बच्चों उसको तो लाभ हो ही नहीं रहा है। इसमें जो उत्पादन जो करता है उसको लाभ होता ही नहीं है। जो बच्चों इसको खरीद बिक्री करता है, जो व्यापारी होता है, जो दुकानदार होता है, उसको लाभ हो जाता है। तो हमें क्या करना है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसको बाजार से उसको जोड़ना पड़ेगा, विपणन से जोड़ना, विपणन का मतलब क्या, व्यापारी से जोड़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। उसको भी व्यापारी बनाना पड़ेगा कि नहीं तुम जाओ खुद बेचो। अगर मान लो कि जो किसान है, किसान अगर मान लो कि खुद उत्पादन भी करता है और खुद बेचता भी है, तो बच्चों उसको लाभ होगा कि नहीं, उसको लाभ होगा। तो लेकिन वो बेचता नहीं है, क्यों नहीं बेचता, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास दुकान के लिए पैसे नहीं है, शहर में रहने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, केवल खेती के लिए पैसे है। तो कैसे, जो किसान की आय नहीं बढ़ रही है, ठीक है। जो देखो क्या लिखा है कि जो किसान जो बहुत मेहनत करते हैं उनके बावजूद भी किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है। क्यों बच्चों, क्योंकि केवल उत्पादन करते हैं, और उत्पादन करते हैं, केवल उत्पादन करते हैं, वो बेचते नहीं हैं, उचित दाम पे नहीं बेच पाते हैं। क्यों, क्योंकि केवल उत्पादन करते हैं। तो इनको लाभ कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इनको बाजार से जोड़ना पड़ेगा। इनको भी कहेंगे कि नहीं तुम भी व्यापारी बनो, इनको भी व्यापारी की तरह कार्य करना पड़ेगा और इनको भी छूट देनी पड़ेगी। इनको थोड़ा पैसा मुहैया करवाया जाएगी, जाओ बाजार में तुम जाओ अपना सामान बेचो,
तो इनको भी मतलब क्या करेगा, ये भी इनको भी लाभ प्राप्त होगा। तो मखाना ही नहीं, हर चीज़ में, हर जो गेहूँ वगैरह किसान वगैरह उगाते हैं या जितने भी फसल उगाते हैं, क्या करते हैं बच्चों, उनको किसानों को लाभ अधिक नहीं होता है, ठीक है। उनको व्यापारी को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बिस्कुट कंपनी, अलग अलग कंपनी को क्या करते हैं, उनको लाभ होता है। क्यों? क्योंकि वो उत्पादन से नहीं जुड़े, वो बाजार में बेचने से जुड़े हैं बच्चों, ठीक है। तो याद रखना, जो बेचने से जुड़ा है बच्चों, जो बेचने से जुड़ा है वही बहुत बड़ा बन जाता है, और जो उत्पादन कर रहा है बच्चों, उनको बहुत ही कम लाभ मिलता है, ठीक है। ठीक, देखो मान एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि कोई बिस्कुट कंपनी है, बिस्कुट कंपनी क्या करेगी, गांव से बड़े बड़े किसानों से गेहूं खरीद लेगी 20 रुपये 25 रुपये में। वही किसान क्या करेगा, गेहूं दे देगा। अब यही गेहूं को क्या करेगा, कंपनी वाले इसको बिस्कुट बना देगा और एक एक पैकेट 5-5 रुपये में बेच देगा बच्चों। अब बताओ, बहुत लाभ हो गया इसको, क्योंकि क्या ये खरीदा और उसने बेच दिया। तो जो किसान हैं वो बेचने से नहीं जुड़े हैं बच्चों, केवल उत्पादन करते हैं। लेकिन जो कंपनी है क्या करती है, खरीदती है और बेचती है, खरीदती भी है और बेचती भी है। तो किसान को क्या करना पड़ेगा, किसान को उत्पादन भी करना पड़ेगा और क्या करने का पड़ेगा, खुद से बेचना भी पड़ेगा बाजार में जाके, तभी इसको लाभ मिलेगा, ठीक है, याद रखना। केवल उत्पादन करने से लाभ नहीं होता है, ठीक है। थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में क्या अंतर है बच्चों, ये आपको बताओ। आप थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में क्या अंतर है, खुद बताना है, खुद सोचना है बच्चों, ठीक है। खुद व्यापारी क्या करता है, मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दे रहा हूँ। खुद थोक व्यापारी होता है कि बाजार में बहुत सारा सामान खरीद लेता है छोटे छोटे किसानों से, ठीक है, वो बहुत सारा सामान खरीदता है। और खुदरा व्यापारी कौन होता है, जो थोक व्यापारी से क्या करता है, खरीदता है और गाँव में छोटे छोटे दुकान दुकान में अपना सामान बेचता है, उसे कहते हैं खुदरा व्यापारी, ठीक है। खुदरा व्यापारी भी कह सकते हैं या ग्राहक भी कह सकते हैं उसको, जो 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट खरीदता है। लेकिन जो थोक व्यापारी क्या करेगा, 1000 पैकेट 2000 पैकेट खरीद लेगा। थोक है, ये थोक में बेचता है बच्चों, ठीक है। और खुदरा व्यापारी क्या करेगा, थोक व्यापारी से 1 पत्तल या दो पैकेट लेके जाएगा अपने घर पे, खाना बनाएगा, ऐसे। थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में कौन अधिक लाभ कमाता है बच्चों, और क्यों? तो थोक व्यापारी भाई ज़्यादा कमाएगा, क्यों? क्योंकि वो अधिक खरीदा है। या नहीं, थोक व्यापारी नहीं बच्चों, खुदरा व्यापारी, याद रखना। थोक व्यापारी क्या करेगा, 10 रुपये, मनोज जो था वो केवल 10 रुपये लाभ से बेच रहा था। लेकिन जो खुदरा व्यापारी होते हैं बच्चों, क्या करते हैं, 30 से 40 रुपये लाभ पर बेचते हैं बच्चों, कि गाँव में जाके, क्योंकि बहुत दूर था, वो शहर से पहले लाते हैं, फिर जाते हैं, फिर उनका एक दिन बर्बाद भी होता है। इसलिए क्या करते हैं, वो 30 से 40 रुपये 1 पैकेट पर बढ़ा के बेचते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या करते हैं, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में किसको फायदा होता है, खुदरा व्यापारी को। क्यों? क्योंकि थोक व्यापारी किन्हें बेचता है, खुदरा व्यापारी को। और खुदरा व्यापारी क्या करते हैं, शहर से मखाना ले आते हैं और गांव में क्या करते हैं, वो बेचते हैं जाके खुला खुला, ठीक है, खुला बेचते हैं और 30-40 रुपये किलो बढ़ा के बेचते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी शायद हो गई यार, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ग्राहकों तक पहुंचने में मखाने को किन किन कड़ियों से गुजरना पड़ता है, ये चित्र बच्चों देखा। सलमा ने तालाब से पहले गुड़ी निकाला था, फिर आशापुर में लावा बनवाया था, फिर सलमा ने स्थानीय अतड़ियों को मखाना बेचा था, आपको पता है, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। फिर मखाना अतड़ियों ने दरभंगा के पटना के थोक विक्रेता को इसको बेचा था, आपको याद होगा। फिर पटना के ने खुदरा विक्रेता, तो फिर जो पटना का जो मनोज था उसने खुदरा विक्रेता को बेचा। फिर दिल्ली के कानपुर के थोक विक्रेता को बेचा गया, ठीक है। और जो खरीदता है बच्चों क्या है, उपभोक्ता, मैंने बताया था। जो उत्पादन करता है वो क्या करता है, बताओ। जो उत्पादन करता है उत्पादकता, और जो उसको खरीदता है उसका कहते हैं उपभोक्ता। दिल्ली कानपुर में थोक विक्रेता को बेचा गया, फिर दिल्ली कानपुर में खुदरा विक्रेता, और फिर खाड़ी देशों को निर्यात किया गया और खाड़ी देशों में खुदरा विक्रेता। तो ये बच्चों खाड़ी जो विक्रेता है वो आपको बताऊंगा आगे। चलो, अपने आसपास के घर के उपयोग की जाने वाली किन 2 वस्तुओं के बारे में पता लगाइए कि किन कड़ियों से गुजरकर आपके पास पहुंचता है बच्चों, ठीक है। आपको बताना है कोई सामान हो गया या कोई किसी प्रकार का खाने वाला सामान हो गया, ठीक है। तो कैसे आपके पास पहुंचता है बच्चों, ये पता करना है। तो पहले क्या होता है, बाजार में थोक विक्रेता के पास आता है, किसी बाजार में। फिर थोकरा, जैसे मान लो कि बाजार में क्या होता है, जैसे मान लो टुनटुन बाबा है, टुनटुन बाबा है, तो टुनटुन बाबा क्या है, वो क्या है, टुनटुन बाबा है जो, वो क्या है, खुदरा खुदरा विक्रेता है, फुटकर विक्रेता। और वो सामान कहाँ से लाते हैं, बाजार से लाते हैं, वो होल सेलर से, ठीक है। होल सेलर से लाते हैं। होल सेलर क्या करता है, कंपनी से खरीदता है, और होल सेलर क्या करते हैं, खुदरा विक्रेता को बेचता है बच्चों, ठीक है। और फिर खुदरा विक्रेता जो होते हैं वो दाम बढ़ा के गांव में किसानों को भी देते हैं, लोगों को देते हैं बच्चों, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे से गुजरता है। अब क्या लिखा है, देश विदेश के बाजार, देश विदेश के बाजार, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ने वाले अभी ऊपर क्या पढ़ा हम लोगों ने, भारत के अंदर पढ़ा, ठीक है, किसी एक क्षेत्र के अंदर। अब हम लोग पढ़ेंगे देश से बाहर कैसे बाजार होता है बच्चों, उसके बारे में। चलो, कुछ थोक व्यवसायी दिल्ली जैसे शहरों के थोक व्यवसायी को सीधे मखाने बेचते हैं। दरभंगा या पटना से दिल्ली मखाना भेजने में प्रति 100 से 110 बोरा का खर्चा आता है। इस प्रकार वहाँ के थोक व्यापारी को 160 से 165 रुपये प्रति किलो की दर से मखाना प्राप्त होता है। दिल्ली जैसे शहरों में खुदरा दुकानों में 200 से 250 रुपये किलो मखाना की उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है। कई कई बड़े शहरों में अलग अलग वजन के पैकेटों में 400 से 500 रुपये किलो प्राप्त होता है। यहाँ बिकने वाले मखाना काफ़ी अच्छे किस्म के होते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो बड़े देश जो देश विदेश में जो मखाना होता है वो बड़े बच्चे वो बड़े बड़े क्या होता है, होल सेलर से खरीदा जाता है, फिर बड़े बड़े शहरों में उनको भेजा जाता है। और जो बड़े बड़े शहरों में बच्चों जो जाता है वो मखाना महंगा हो जाता है, 400 से 500 रुपये किलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जाने का खर्चा होता है बच्चों, वो सामान को ले जाने का खर्चा होता है बच्चों, उसको भी जोड़ दिया जाता है उसमें, ठीक है। मान लो कि 40 रुपये किलो है मखाना, दिल्ली भेज रहे हैं, तो दिल्ली भेजने में मान लो कि 400 रुपये लग गया, 400 रुपये लग गया, तो 40 रुपये बेचेंगे तो हमको तो घाटा हो जाएगा, तो हम लोग बेचेंगे 440 रुपये, 440 रुपये किलो, ठीक है, 440 रुपये किलो बेचेंगे, ठीक है, याद रखना। क्यों? क्योंकि इसमें जाने का खर्चा भी जोड़ा गया है। और क्या करना, देखो कितना चालाक होते हैं, जाने का खर्चा सिर्फ कितना लगा, 400 रुपये किलो, लेकिन हर पैकेट पे वो 400 रुपये ले रहा है बच्चों, याद रखना, हर पैकेट पे तो 400 कमा रहा है ना। मान लो कि उसको जाने में एक बार में खर्चा जाने में कितना लगा, 400 रुपये, ठीक है। एक बार जाने में, दिल्ली जाने में कितना लगा, 400 रुपये। अब कोई भी पैकेट क्या करेगा, 440 में बेचेगा, 440 में, हर पैकेट में 440 में, हर पैकेट में वो 440 रुपये कमा रहा है बच्चों, ठीक है। 40 रुपये का तो सामान है, 400 रुपये हर पैकेट में कमा रहा है। अगर मान लो कि अगर एक पैकेट 440 में बेचता है तो 400 रुपये तो उसका किराया निकल गया ना एक बार का, लेकिन वो हर पैकेट में जितना बेचेगा उसको 400 रुपये प्राप्त होगा, क्योंकि क्या करेगा, हर पैकेट में वो बेचेगा। क्या इस बेहतर भाव का लाभ उत्पादकता को प्राप्त हो सकता है? क्या इस बेहतर भाव का लाभ उत्पादकता को प्राप्त हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे? क्या क्वेश्चन है बच्चों, कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया था किसान वाले से क्वेश्चन है ये जो इतना अच्छा लाभ कमा रहे हैं, क्या ये उत्पादकता को, जो उत्पादन कर रहा है बच्चों, क्या उसको लाभ हो सकता है? क्वेश्चन सोचिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि किसानों को आय बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस घुमा दिया है। उत्पादकता मतलब क्या होता है, जो उत्पादन करता है, तो ये भी एक प्रकार किसान हो गए। तो इनकी आय को कैसे बढ़ाएंगे हम लोग, तो इनकी आय को कैसे बढ़ाएंगे, मैंने वीडियो में बताया था कि उनको क्या करना पड़ेगा, उनको खेती से उनको व्यापारी में भी जोड़ना पड़ेगा बच्चों, मैंने बताया था वीडियो में, देखना। उनको खेती के साथ साथ क्या करना, व्यापार से जोड़ना पड़ेगा, और व्यापार से जब जोड़ेंगे तो उनको भी फायदा होगा, ये याद रखना, ठीक है। सोचना इनको। यार चैप्टर तो खत्म हो गया है, ठीक है। देखो 2 पार्ट यहाँ पे मिस है, तो जो 2 पार्ट है मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 2 पार्ट है बच्चों मिस है, ये देखो यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद दे रखा है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। तो ये क्वेश्चन को सोचना है बच्चों, किसानों को आय को कैसे बढ़ाएंगे, मैंने वीडियो में बताया था, एक बार जाके फिर से रिवीजन करना, ठीक है। कि किसानों को देखो यार, जब तक उत्पादन करेंगे तब तक लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाभ नहीं होगा क्योंकि कम दर पर खरीद लेते हैं। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, खुद उत्पादन करेगा और खुद मार्केट में जब किसान जाके बेचेगा तो क्या करेगा, वो भी दाम बढ़ा के बेचेगा। तो उत्पादन किया अलग और उससे बेचेगा अलग, तो इसको दुगना लाभ प्राप्त होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी लाभ प्राप्त होगा, ठीक है, और आय भी बढ़ जाएगी। तो यही कह रहा है कि हाँ तो कैसे, तो उसका कारण क्या है, उनको खेती के साथ साथ उनको बाजार से जोड़ना पड़ेगा, उनको व्यापारी भी हम लोगों को उनको व्यापारी भी बनाना पड़ेगा। किसान के साथ साथ उनको हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, व्यापारी, ठीक है, याद रखना। तभी उनको आय, उनको लाभ प्राप्त होगी। चलो ये छोटा सा पॉइंट है, बाजार और समानता। बाजार में यह श्रृंखला मखाना उत्पादकता को बड़े आधुनिक दुकानदारों की खरीद से जोड़ देती है। इस प्रत्येक कड़ी दर कड़ी को और बेचना होता है। बड़े बड़े आधुनिक दुकानदार और सुपरमार्केट और मॉल के दुकानदार बेचने के आकर्षक तरीकों के बल पर अधिक लाभ कमा लेते हैं, और उनकी तुलना में थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता का लाभ कम हो जाता है बच्चों। तो बाजार में समानता क्या होती है, जो बड़े बड़े किसान होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनी होती है, क्या करते हैं, उनको पैकेजिंग करवा लेती है, उनका प्रचार करवाती है। तो मैंने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ाया था कि किसी भी उत्पादन करना है तो उनको बड़े बड़े हीरो से प्रचार करवाते हैं, और वो क्या करते हैं, उनकी जो सामान होता है अधिक बिकने लगता है। तो यही करते हैं बड़े बड़े जो कंपनियां वाले होते हैं, वो प्रचार करवाने लगते हैं, ठीक है, बड़े बड़े, और उनको अच्छी अच्छी
पैकेजिंग करवाते हैं, जिससे उनको क्या होता है, वो देखने में आकर्षक लगता है, अच्छा लगता है, जिनको क्या करता है उससे लाभ अधिक होता है। और जिससे छोटे जो दुकानदार होते हैं बच्चों, उनको लाभ कम हो जाता है बच्चों, ठीक है। विक्रेताओं को लाभ कम होता है, क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े कंपनी है जिनके पास बहुत पैसा है, वो बड़े बड़े एक्टर को क्या करेगी, पैसा दे देगी प्रचार करने के लिए, मेरा मखाना का प्रचार कर दो, मेरे गाड़ी का प्रचार कर दो, ऐसे हर सामान का होता है। और जिससे छोटे जो किसान होते हैं बच्चों, छोटे दुकानदार होते हैं, जो खुदरा दुकानदार होते हैं, उनको क्या होता है, लाभ कम हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो मैंने चैप्टर में पढ़ाया था ये विज्ञापन वाले चैप्टर में कि कैसे विज्ञापन की मदद से हम लोग लाभ बढ़ा सकते हैं। उस पार्ट से आपको अगर याद होगा तो यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आकर्षण करवा लेते हैं, मतलब क्या, पैकेजिंग अच्छी करवा लेंगे, अच्छा प्रचार करवा देंगे, ठीक है, अच्छा टेस्ट डाल देंगे उसमें, ठीक है। उनके पास तकनीक होती हैं। और जो छोटे दुकानदार होंगे उनके पास नहीं होता है। भाई कमाने का, खाने का पैसा नहीं हो, प्रचार कहाँ से करवाए? इससे उनके उनका जो सामान है वो कम कम बिकता है, और जो बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं उनका सामान अधिक बिकता है। क्यों? क्योंकि प्रचार वगैरह करवाते हैं। तो मैंने बताया था उस चैप्टर में कि अगर व्यापारी को अगर मान लो कि अगर अधिक लाभ कमाना है तो क्या करे, वो पहले प्रचार करवाए, और प्रचार करवाने से क्या होगा, उसको अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो बच्चों ये चैप्टर है यहीं तक है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा है बच्चों, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा पार्ट 2 में। मैं सोचा था कि पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दूँ, लेकिन दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो अब इसे एक से मैं क्या करूँगा, PDF मंगवा लूँगा, आपको वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। और अच्छे से रिवीजन करना है, मैंने पूरा बढ़िया से पढ़ा दिया है, ठीक है। तो चैप्टर 9 का समझ लो कि कंप्लीट ही हो गया है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। तो तैयार रहना और इसका रिवीजन करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।